हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेडिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में नेक्स्ट वीडियो। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे भारत के क्षेत्र में इस्लामिक प्रवेश होते हैं। उसी क्रम में मोहम्मद बिन कासिम और इस्लाम धर्म के उदय को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ अन्य आक्रमणकारी भी भारतीय सीमा क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और भारतीय सीमा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से कई प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। ऐसे में इस चैप्टर को अच्छे से समझना और पढ़ना जरूरी बन जाता है। तो आइए उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली गजनी साम्राज्य या यामिनी वंश के संबंध में क्या हुई थी परिस्थितियां। थोड़ा सा हम लोग उसको समझ लें तो इन सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। एक श्रृंखला में क्रम बना करके आपको यहाँ लिखा गया है, लास्ट तक देखते के बाद आपको ये निश्चित रूप से अपने आप ही याद हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। तो हम लोगों ने कल पढ़ा कि अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म के उदय के पश्चात इस्लाम क्षेत्र से कई आक्रमणकारी भारत की सीमा की ओर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। इसके कई उद्देश्य थे, जैसे साम्राज्य विस्तार की इच्छा होना या धन लूटने की इच्छा होना या इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार की इच्छा होना। तो अलग अलग उद्देश्यों से अलग अलग शासकों ने भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया। इसी क्रम में बाद में आकर के गजनवी ने भी भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे गजनवी से पहले कि कैसे इस गजनी साम्राज्य का उदय होता है। तो अरब क्षेत्र से बढ़ते हुए इस्लाम धर्म का प्रसार जो है या इस्लाम साम्राज्य का प्रसार जो है वो भारत के अफगानिस्तान सीमा तक हो गया था। ऐसे में ईरान क्षेत्र में एक नए वंश का उदय होता है। उसी वंश को हम लोग गजनी साम्राज्य या यामिनी वंश के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा भी जाता है कि किस वंश को यामिनी वंश कहते हैं या यामिनी वंश की स्थापना किसने की। तो यामिनी वंश कोई और वंश नहीं है बल्कि गजनी वंश को ही यामिनी वंश कहते हैं। एक वंश था वहाँ पे सामानिद वंश, और उसी वंश के शासक के एक दास के रूप में जो है अल्पतगीन वहाँ शासन करता था। और अल्पतगीन ने जो है गजनी क्षेत्र में एक नए वंश की स्थापना की और अपने वंश के आधार पर उसने एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी थी। तो यहीं से शुरुआत होता है गजनी या यामिनी वंश का। इससे पीछे के डिटेल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको, खास करके पीटी एग्ज़ाम के लिए। जो भी पीटी आप पीसीएस जो भी दरोगा से रिलेटेड या एसएससी से रिलेटेड एग्जाम देते हैं उसमें इससे पीछे के ज़्यादा डिटेल्स आपको ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे और यहीं से जो मुख्य बिंदु हैं उनको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये गजनी क्षेत्र के बारे में। गजनी साम्राज्य या यामिनी वंश के संस्थापक कौन थे? तो अल्पतगीन थे। इनका नाम याद रखिएगा। अल्पतगीन कौन थे? तो ये अपने पूर्व के जो शासक थे उसके दास थे। दास होने के बावजूद भी इसने एक अलग क्षेत्र में जाकर के जो है एक साम्राज्य की स्थापना की और उसी साम्राज्य का इसने नाम रखा गजनी साम्राज्य या गजनी वंश। चूंकि इसकी राजधानी गजनी थी इसीलिए इस वंश का नाम भी गजनी साम्राज्य के रूप में पड़ा। हालांकि इसे यामिनी वंश के रूप में भी जाना जाता है। अल्पतगीन के संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न अल्पतगीन से पूछे नहीं जाते हैं। अल्पतगीन जो था अब्दुल मलिक का दास था जिसने एक नए साम्राज्य की स्थापना की। उस साम्राज्य का नाम था गजनी या यामिनी वंश। तो इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से बस यही प्रश्न पूछा जाता है कि इस वंश के संस्थापक कौन थे। फिर अल्पतगीन का भी एक दास था जो काफ़ी महत्वपूर्ण है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है सुबुक्तगीन। हालांकि अल्पतगीन के मरने के बाद कई उसके पुत्र थे जो शासक बने, लेकिन अल्पतगीन वास्तव में इस अल्पतगीन का जो वास्तव उत्तराधिकारी बना वो बना था सुबुक्तगीन। क्यों बना था? क्योंकि सुबुक्तगीन पहले तो दास हुआ करता था अल्पतगीन का, लेकिन साथ ही साथ वह उसका दामाद भी था। तो सुबुक्तगीन ने उनके पुत्रों को हटाते हुए जो है गद्दी पर अधिकार कर लिया और वहाँ का शासक बन गया। और ये घटना 1977 की है। 977 ईस्वी में ये घटना घटित हुई थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 2-3 बिंदु हैं जिनको आसानी से आप समझ सकते हैं कि गजनी वंश की स्थापना जो है अल्पतगीन ने की थी, लेकिन इस वंश में सुबुक्तगीन शासक कब बनता है? 977 ईस्वी में बनता है। और सुबुक्तगीन कौन था? तो वह अल्पतगीन का दास एवं दामाद था। उसने इस साम्राज्य के
विस्तार में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। तो प्रारंभिक तौर पे अगर सबसे ज़्यादा किसी ने गजनी वंश के विस्तार और उसके स्थायित्व पर जोर दिया तो वो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ने आखिर क्या किया, चलिए उसको थोड़ा देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं, अल्पगीन का दास या दामाद 977 ईस्वी में गजनी वंश का शासक बना। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण अगर किसी ने किया था तो वो सुबुक्तगीन ने किया था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि भारत पर तुर्क आक्रमण सबसे पहले किसने किया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत पर अरबों की ओर से सबसे पहला आक्रमण कौन किया था, तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम वो पहला अरब क्षेत्र का आक्रमणकारी था जिसने सफलतापूर्वक भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला तुर्क शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो वो सुबुक्तगीन था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत बार स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इसीलिए बचने के लिए इसे जरूर ध्यान रख लेंगे। सुबुक्तगीन ने किया, और सुबुक्तगीन ने चूंकि भारत का जो सीमा विस्तार था ये पंजाब का जो क्षेत्र था जहाँ पर हिंदू राजशाही वंश का शासन था और उसकी सीमा और इस तरफ से गजनी की सीमा एक दूसरे से सटी हुई थी। अफगानिस्तान क्षेत्र के बाद जो सीमा थी वो गजनी साम्राज्य की थी और उससे पहले की जो सीमा थी वो भारतीय शासकों की थी। ऐसे में इस सीमा के संबंधित होने के कारण यहाँ पर संघर्ष की स्थिति बनी और सुबुक्तगीन ने पहला आक्रमण जो है वो पंजाब के क्षेत्र और उसी क्षेत्र में किया जहाँ के शासक जयपाल के साथ उनका संघर्ष हुआ। हालांकि इसका परिणाम जो है ना तो पूरी तरह से सुबुक्तगीन के पक्ष में रहा, ना ही जो है जयपाल के पक्ष में रहा, लेकिन यहाँ से दो बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण है जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला बिंदु ये है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क मुसलमान कौन था, तो वो सुबुक्तगीन था जो कि गजनी वंश का शासक था। उसने भारतीय क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, तो उसने जयपाल के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ी। हालांकि इसमें अधिक सफलता नहीं मिली। अब सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, एक इस्माइल और दूसरा था गजनबी। मृत्यु के समय सुबुक्तगीन ने इस्माइल को शासक बना दिया। हालांकि गजनबी ज़्यादा योग्य था। गजनबी ने यही किया, इस्माइल को बंदी बना लिया और खुद शासक बन गया और इस तरह से गजनी का शासक बनने वाला गजनबी आ गया। तो आप हम लोगों का जो महत्वपूर्ण बिंदु इस पूरे चैप्टर का है वो वास्तव में महमूद गजनबी ही है, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महमूद गजनबी सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 में शासक बना। कहीं कहीं इसको 999 भी दिया जाता है, 999 में शासक बना। इसका रीज़न ये है कि सुबुक्तगीन की मृत्यु 998 ईस्वी में होती है और प्रारंभ में कुछ समय के लिए इस्माइल को शासक बनाया जाता है, लेकिन इस्माइल के बाद जो है पुनः गजनबी शासक बन जाता है। 998 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक ये जो शासन का दौर था ये गजनबी का शासन का दौर चला। इस दौरान उसने कई आक्रमण भारतीय सीमा क्षेत्र की ओर किए जिसकी संख्या 17 बताई जाती है। तो इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर हम लोग बढ़ेंगे और इन प्रश्नों को देखेंगे कि आखिर यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो गजनबी से जोड़ करके पूछे जाते हैं। तो आइए थोड़ा उसी को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कि सुबुक्तगीन का पुत्र गजनबी पिता की मृत्यु के बाद गजनी का शासक बना। हालांकि पहले जो है गजनी का शासक इस्माइल बना, हालांकि इस्माइल के हटा करके जो है गजनबी शासक बन गया था। पहले जब पिता का जीवन चल रहा था उस समय गजनबी जो है खुरासान के क्षेत्र में जो है शासन करता था। एज ए राज्यपाल के तौर पे वह खुरासान में शासन करता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह पूरे के पूरे गजनी प्रदेश का राजा बन जाता है। नेक्स्ट बिंदु है, गजनी में राजा बनने के बाद उसने खलीफा से मुलाकात की और उस समय जो खलीफा थे वो थे अल कादिर बिल्लाह। अब यहाँ पे दो पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। क्या याद रखना है कि खलीफा कौन होते थे। तो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो मुस्लिम साम्राज्य था उसके जो धार्मिक गुरु होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। वास्तव में वो केवल धार्मिक गुरु नहीं रह गए थे बल्कि वो राजनीतिक गुरु भी बन गए थे। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में अगर कोई शासक बनता था तो उसे खलीफा से अनुमति लेनी होती थी, क्योंकि अगर वह अनुमति नहीं लेता था तो वह गैर इस्लामिक रूप में जाना जाने लगता था। और चूंकि इस्लाम धर्म के अनुसार वहाँ पर अगर शासन कर रहा था तो वो खलीफा से इजाज़त लेता था। ऐसे ही कंडीशन में वह खलीफा से मिला। चूंकि उसने अपने भाई को हटा करके गद्दी प्राप्त की थी तो उसने खलीफा से इजाज़त लेने की कोशिश की। इजाज़त लेने के क्रम में खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे दो उपाधि दी।
पहला उपाधि है यामीन उद दौला। अब यहाँ पे यामीन वंश आपको दिखाई दे रहा है, यामीन उद दौला, इसका तात्पर्य होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, अर्थात इस्लाम क्षेत्र के विस्तार में यह दाहिने हाथ की तरह काम करेगा। तो पहला उपाधि खलीफा ने दिया यामीन उद दौला और दूसरा उपाधि दिया था यामीन उल मिल्लाह, अर्थात मुस्लिमों का संरक्षक। तो दो उपाधियां उसने प्राप्त की खलीफा से और एक तीसरी उपाधि प्राप्त करता है जिसे हम लोग सुल्तान कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पहला मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी वह महमूद गजनबी था। तो दो उपाधियां और एक जो है सुल्तान की उपाधि आप निश्चित रूप से याद रख सकते हैं, जिसे गजनबी को प्राप्त हुआ था खलीफा के माध्यम से। तो खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने यामीन उद दौला एवं यामीन उल मिल्लाह की उपाधि तथा सुल्तान की उपाधि से वसूभूत किया था गजनबी को। तो ये कई इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो गजनबी से जुड़े हुए हैं, इनको निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। अब आगे आते हैं, गजनबी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मैंने बताया बाद में चल करके यह परंपरा विकसित हो जाती है और कई भारतीय शासकों ने बाद में चल करके जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और फिर मुगल वंश का दौर आता है तो वहाँ पे बादशाह की उपाधि धारण की जाती है। खास करके सल्तनत युग जो हम लोग कहते हैं, सल्तनत युग की जो पढ़ाई करेंगे वो इसी सुल्तान शब्द से बना हुआ है। तो सल्तनत काल में अधिकांश शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक अगर कोई बना था तो वो बना था गजनबी। गजनबी को गजनी के नाम से भी जाना जाता है। सर हेनरी इलियट, इनका नाम याद रख सकते हैं। सर हेनरी इलियट एक इतिहासकार हैं। उनका मानना है कि गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। और कई बार इतिहासकारों से जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत पर गजनबी द्वारा कितनी बार आक्रमण किए गए, तो 17 बार आक्रमण किए गए। और इसी प्रश्न को एक बार पूछ दिया गया कि भारत पर गजनबी ने 17 बार आक्रमण किए, इसके संबंध में किस इतिहासकार ने ठोस प्रमाण दिए हैं या किस इतिहासकार ने ये बात कही है कि गजनबी ने 17 बार आक्रमण किए हैं। तो सर हेनरी इलियट का नाम याद रखिएगा। सर हेनरी इलियट ने ही ये कहा है कि उसने 17 बार आक्रमण किए। हर आक्रमण का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि गजनबी ने जो आक्रमण किया उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी, क्या उद्देश्य थे, किस उद्देश्य से उसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया। मैंने कल भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी इस्लामिक आक्रमण के पीछे प्रमुखतः दो उद्देश्य थे, एक धन लूटना और दूसरा था कि उस क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार करना। आज हम लोग देखते हैं कि आखिर गजनबी के इस आक्रमण के पीछे क्या उद्देश्य थे। तो गजनबी के आक्रमण के पीछे केवल एक उद्देश्य था, धन की प्राप्ति करना। वह धन की प्राप्ति करने के उद्देश्य से ही भारत में प्रवेश करता है और खूब लूटपाट करता है। ऐसा माना जाता है कि उसको यह सूचना मिली थी कि भारतीय क्षेत्रों में राजाओं एवं मंदिरों के पास बहुत सारी अकूत संपत्ति जमा है जिसे वह प्राप्त कर सकता है। और इसी क्रम में वह बारी बारी से भारत आता है, विभिन्न मंदिरों, विभिन्न राजाओं को लूटता है और वापस लौट जाता है। एक प्रश्न यूपीएससी का ये पूछा गया है कि क्या उसकी यह भी मंशा थी कि वह साम्राज्य विस्तार करे। तो इसे याद रखिएगा कि उसका उद्देश्य कहीं से नहीं था कि वह साम्राज्य का विस्तार करे। उसका केवल एक ही उद्देश्य था, धन को लूटना और लूट करके वापस जा करके मध्य एशिया क्षेत्र में अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना। तो वो जिस गजनी प्रदेश से था उस साम्राज्य को निश्चित रूप से वो मजबूत बनाना चाहता था। वो भारतीय सीमा से आकर के धन प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अपने राज्य को कभी भी भारतीय सीमा तक बढ़ाना नहीं चाहता था। अर्थात भारत के आंतरिक भागों तक साम्राज्य विस्तार करना उसका उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ पर आप याद कर लेंगे कि उसके उद्देश्य में सबसे प्रमुख जो था वो धन को लूटना था। दूसरा था कि वह मध्य एशिया में जाकर के अपने शासन को मजबूत बनाना चाहता था, लेकिन साम्राज्य का विस्तार करना उसका उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि साम्राज्य के विस्तारीकरण के लिए नहीं, बल्कि उसको धन की प्राप्ति के उद्देश्य से उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे।
अब आते हैं प्रमुख आक्रमण की ओर। गजनबी ने कई आक्रमण किए जो कि लगभग 1000 ईस्वी से शुरू हो जाता है और 1027 ईस्वी तक चलते हैं। इस दौरान उसने 17 बार आक्रमण किए। कुल 27 वर्षों के दौरान उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए और हर बार लगभग उसको जीत ही मिली थी। तो सबसे पहला आक्रमण कब किया, कुछ इंपॉर्टेंट है आक्रमण जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैंने संकलित किया है। तो पहला आक्रमण जो है उसने कब किया था ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला आक्रमण उसने 1000 ईस्वी में किया था और किसके विरुद्ध किया था, तो पंजाब के क्षेत्रों में जो हिंदू शाही राजवंश था उसके विरुद्ध किया था जिसके राजा थे जयपाल। इसमें उसने भारतीय सीमा प्रदेश पर केवल आक्रमण किया था, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में आक्रमण नहीं किया था, केवल सीमा क्षेत्रों में किया। संघर्ष हुआ और गजनबी कुछ लूटपाट करके वापस चला जाता है, लेकिन पुनः 1001 ईस्वी में गजनबी वापस आता है और इसी जयपाल शासक के विरुद्ध संघर्ष करता है और जयपाल शासक के विरुद्ध संघर्ष करता है दूसरे आक्रमण के क्रम में, और इसमें जयपाल को पूरी तरह से वो पराजित कर देता है। परिणाम स्वरूप जयपाल काफ़ी परेशान हो जाता है और आत्मग्लानि से मरने लगता है। नतीजा ये होता है कि जयपाल ने आत्महत्या कर ली। यहाँ पर जयपाल को चाहिए था कि वो अपनी सेना को मजबूत बनाए और गजनबी को हराने के लिए रणनीतिगत रूप से प्रयास करे, लेकिन जयपाल चूंकि 2 बार लगातार हार चुका था इसलिए उसने अपने आप को ही खत्म कर देना ज़्यादा सही समझा। जयपाल ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी। 1-2 बार प्रश्न जो है यहाँ से भी बन जाता है। यही जयपाल था जिसके विरुद्ध उसके पिता सुबुक्तगीन ने भी आक्रमण किया था। तो याद रखेंगे कि इसी के विरुद्ध यहाँ भी आक्रमण होता है। तो पहला दूसरा आक्रमण, दोनों ही आक्रमण जयपाल के विरुद्ध हुआ था। फिर छठा आक्रमण जो 1008-9 ईस्वी में हुआ, उस समय हिंदू शाही जो राजवंश था जो जयपाल के शासन में था, उसी जयपाल का पुत्र आनंद पाल जो है यहाँ का शासक बन चुका था। आनंद पाल भी यहाँ पर पुनः हार जाता है, लेकिन कहा जाता है कि इसी समय से जो गजनबी का आक्रमण था वह धन लूटने के साथ साथ दूसरे रूप में बदल जाता है। वो बदल जाता है मूर्ति भंजक के रूप में, अर्थात अब उसे मूर्तियां तोड़ना भी पसंद आने लगता है और कई हिंदू मंदिरों के मूर्तियों को वो तोड़ता है। तोड़ करके उसके पत्थरों को साथ में ले जाता है और उसको जो है ऐसे जगह पे यूज करता है जो कि हिंदू परंपरा के अनुसार उपयुक्त नहीं था। इसी क्रम में उसने कई और आक्रमण किए और इस दौरान उसने धन को लूटने के साथ साथ भारतीय मंदिरों को तोड़ना भी शुरू कर दिया। जैसे उसने 12वां आक्रमण किया 1018-19 ईस्वी में। उसने मथुरा के क्षेत्र पर आक्रमण किया, उसने कन्नौज के क्षेत्र पर आक्रमण किया, जो दोनों ही भारत में मंदिर क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध थे। और यहाँ के उस समय जो राजा थे वो प्रतिहार थे, जो राज्यपाल के अंतर्गत शासन हो रहा था। और इन क्षेत्रों में गजनबी ने आक्रमण करके कई मंदिरों को तोड़ा, लूटा और लूट करके वापस चले गए। तो इस तरह से कई आक्रमण हुए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण को हमने सूचीबद्ध किया है, लेकिन टोटल आक्रमणों की संख्या उसकी 17 है, जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं 13वें प्रश्न की ओर, 13वें आक्रमण की ओर आते हैं, जो 1019-20 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था चंदेल राजा विद्याधर के विरुद्ध। तो विद्याधर के विरुद्ध हुआ था। यहाँ से एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कई बार पूछा गया है कि गजनबी के हुए 17 आक्रमण में वह कौन सा आक्रमण था जिसका विरोध भारतीय शासक ने विधिवत रूप से किया और गजनबी को सफल नहीं होने दिया। तो वह राजा था विद्याधर, जो चंदेल राजा था, जिसने सफलतापूर्वक इसका विरोध किया और गजनबी को सफल नहीं होने दिया। तो ये प्रश्न बन जाता है कि 17वें आक्रमण में वह कौन सा आक्रमण था जिस आक्रमण में गजनबी सफल नहीं हो पाया था। तो वो था चंदेल राजा विद्याधर के विरुद्ध 1019-20 का वह आक्रमण जिसमें गजनबी सफल नहीं हो पाया था। इन सभी आक्रमणों में जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है वो 16वां है। ये याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको दिया जाता है कि जो सोमनाथ पे आक्रमण हुआ था वो 17वां आक्रमण था। ये गलत है। 16वां आक्रमण जो है वो हुआ था सोमनाथ के विरुद्ध। ये 1025 ईस्वी में हुआ था। ये डेट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गया था गजनबी के द्वारा वो कब किया गया था। तो सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में किया गया और वहाँ के उस समय शासक भीमदेव या भीम प्रथम थे, जिनके नेतृत्व में वो पूरा शासन चलता था।
सोमनाथ जो मंदिर था वो कहाँ था, तो यह एक शिव मंदिर था जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जो है ये स्थित था। और उसी क्षेत्र के इस मंदिर के संबंध में यह जानकारी मिली थी गजनवी को कि यहाँ पर बड़ी संख्या में धन संपत्ति रखी गई है जिसे लूटा जा सकता है। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया और इसे लूटने का प्रयास किया। लूटने के क्रम में कहा जाता है कि उसने इससे पहले के जो 15 लड़ाइयाँ लड़ी थी उसमें उतनी संपत्ति नहीं प्राप्त हुई थी जितनी संपत्ति उसको केवल सोमनाथ मंदिर से प्राप्त हो गई। लगभग 20 लाख दिनार जो है वहाँ से उसको मुद्रा प्राप्त हुई, जिसे उसने ऊंट, घोड़ों आदि पर लाद करके वापस ले जाना शुरू किया। वापस ले जाने के क्रम में जाटों से उसका मुकाबला हो जाता है। यहाँ एक चीज़ समझने की क्या है कि जब भी गजनवी भारत आते थे तो वो घोड़ों के माध्यम से भारत आ जाते थे, ऊँटों की सहायता से भारत आ जाते थे और आते समय लड़ाई करते थे और जाते समय जल्दी से जल्दी वो वापस गजनी पहुँचना चाहते थे। इसका रीज़न ये था कि वो मानसून शुरू होने के साथ ही वापस हो जाते थे और दूसरा ये था कि वो जाते समय अपने घोड़ों पर यहाँ से जीते हुए सोने, चांदी आदि लेकर के जाते थे। तो वो नहीं चाहता था कि बीच में हम कहीं संघर्ष करें और हमारे सोने चांदी इधर उधर हो जाएं। तो इसलिए वह सोने चांदियों को इधर से ले जाने के क्रम में बिल्कुल सहेज करके वो वापस गजनी ले जाना चाहता था। इस बार तो चूंकि उसने बहुत सारा सोना जीता था, ऐसे में वो इन सोनों को घोड़ों पर लाद करके वापस ले ही जा रहा था कि रास्ते में जाटों ने उनसे संघर्ष कर लिया और जाटों ने उनके कई घोड़ों को पकड़ लिया, सोने छीन लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे सोना लेकर के वापस जाने में सफल हो जाता है गजनवी। अब गजनवी वापस जाता है और यह प्लान करने लगता है कि जाटों को सबक कैसे सिखाया जाए, क्योंकि जाटों ने हमारे सोने छीन लिए हैं। और पुनः एक बार वापस लौटता है वह गजनवी 1027 ईस्वी में और यही था उसका अंतिम आक्रमण, 17वां आक्रमण। तो ये प्रश्न बनता है कभी कभी कि गजनवी का 17वां आक्रमण कब हुआ था, तो 1027 ईस्वी में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, तो जाटों के विरुद्ध हुआ था। जो कौन था, तो जाट जो भारत के जाट थे जिन्होंने सोमनाथ से लौटते समय उसके सोने छीन लिए थे। तो जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण किया था और पुनः उसमें उसको जीत मिली थी और फिर वो कुछ सोने लेकर के वापस चला गया। हालांकि कहा जाता है कि इन सभी आक्रमणों के पश्चात गजनवी पागल हो जाता है। वह उसके पास इतने सोने हो जाते हैं कि वह ले जाकर के कई निर्माण कार्य तो करवाता है गजनी प्रदेश में, लेकिन उन सभी सोनों को जिस रूम में वो रखता था उसी रूम में सोना शुरू कर देता है और सोने को देखता रहता है। दिन भर देखते देखते वो सोने देखते देखते वो इतना पागल हो जाता है कि उस रूम से बाहर नहीं निकलता है और करते करते 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सोने को जीतने के बावजूद भी लंबे समय तक उसका उपभोग वो कर नहीं पाया, जिसे वो जीतने में पूरा जीवन लगा दिया। उसके 3 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप याद रखिएगा कि गजनवी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में गजनवी के वंशज उतने मजबूत नहीं होते हैं। गजनवी के पुत्रों में एक पुत्र को जो है वहाँ पे सत्ता दी जाती है, लेकिन वह भाग करके वापस आ जाता है और बहुत सारे सोने लेकर के वापस वह पुनः भारत आ जाता है। तो उससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने केवल गजनवी तक के ही प्रश्नों का संकलन किया है। अब फिर से रिकॉल कर लेते हैं एक बार, फिर हम लोग आएंगे अन्य बिंदु की ओर। हम लोगों ने देखा कि गजनी क्षेत्र में अल्पगीन ने एक गजनी साम्राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गजनी थी। इसका दास सुबुक्तगीन आया जो शासक बना 977 ईस्वी में और वह पहला तुर्क मुसलमान था जिसने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी शासक बना जो कि प्रमुख आक्रमणकारी शासक के रूप में भारत में जाना जाता है। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, जिसमें से कुछ आक्रमण महत्वपूर्ण हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन महत्वपूर्ण आक्रमणों को आपने यहाँ देखा, साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण और उसके अंतिम आक्रमण को भी हम लोगों ने देखा और लास्ट में 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो गई। यहाँ तक जितने प्रश्न बनते हैं वो महत्वपूर्ण थे ही। इसके अतिरिक्त ये जो अन्य बिंदु सजाए गए हैं ये भी सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है आइए देखते हैं।
दरबारी इतिहासकार, गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे उतबी। अब यहाँ से प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने अल बरूनी का नाम सुना है, आपने फिरदौसी का नाम सुना है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दरबारी कवि कौन थे या दरबारी इतिहासकार कौन थे, तो ये याद रखिएगा उतबी थे। माफ कीजिएगा, दरबारी इतिहासकार कौन थे गजनवी के, तो ये उतबी थे। इनसे प्रश्न पूछा जाता है। उतबी की 2 रचनाएं हैं जिनसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी। यामिनी क्या है? तो यामिनी वंश। अब आपको यहाँ ध्यान रहेगा, आसानी से याद कर सकते हैं कि उतबी ने किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी वंश की किताब की रचना की है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गजनवी के साथ 11वीं सदी में जब वह भारत आया, पहले वो उतबी को लेके आया था, फिर फिरदौसी के लेके आया था, फिर वह जो है वो अल बरूनी को लेकर के भी भारत आता है। तो 11वीं सदी में जो आक्रमण उसने भारत में किए, उस आक्रमण के दौरान अल बरूनी को लेकर के वो भारत आया। भारत में रहने के दौरान अल बरूनी ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को देखा और उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। कहा जाता है कि उसने भारतीय सामाजिक जीवन से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने किताबुल हिंद में बहुत सारी सामाजिक मान्यताओं का वर्णन जो है किया है। इसके अतिरिक्त वह भारतीय दर्शन ज्ञान विज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कई भारतीय ज्ञान विज्ञान की किताबों का अध्ययन किया, उसने संस्कृत का अध्ययन किया, उसने विभिन्न भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन किया और फिर उसका रूपांतरण करने का भी प्रयास उसने किया था। तो आइए उन्हीं बिंदुओं को देखते हैं। तो गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में अल बरूनी भारत आया। उसने किताब उल हिंद, इसको तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। उसने किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना की, जिससे तत्कालीन भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ये प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि किताबुल हिंद जो रचना है अल बरूनी की, उससे मुख्यतः भारतीय जीवन के किस क्षेत्र पर प्रकाश पड़ता है? राजनीतिक जीवन पर, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर। तो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर जो है सबसे ज़्यादा जानकारी जो है मिलती है किताबुल हिंद के माध्यम से। इसके अलावा पुराणों का अध्ययन करने वाला वह पहला मुसलमान था जिसने भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ थे पुराण, उसका उसने अध्ययन किया और वहाँ से जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा उसकी जो अरबी में लिखी गई कि तहकीक ए हिंद थी, जिसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है, वो अरबी भाषा में उसने लिखी। तो अरबी भाषा का बाद में रूपांतरण किया गया और रूपांतरण करने वाले में अंग्रेजी में जो इसका अनुवाद किया गया वो साचाऊ ने किया, क्योंकि अल बरूनी की रचना थी और अरबी में रचना थी। ये कई बार प्रश्न बनता है। इसका रूपांतरण इंग्लिश में अगर आपसे पूछा जाए तो साचाऊ ने किया है, और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में इसका रूपांतरण किसने किया है या अनुवाद किसने किया है, तो रजनीकांत शर्मा ने किया है। इनसे प्रश्न कई बार आपको देखने को मिल जाएंगे और पूछे जाएंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखेंगे। अब आते हैं फिरदौसी। फिरदौसी जो कि एक महत्वपूर्ण लेखक के तौर पे गजनवी के दरबार में रहते थे। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है फिरदौसी किसके दरबार में रहते थे, तो गजनवी के दरबार में। इसने एक महत्वपूर्ण रचना शाहनामा की रचना की है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शाहनामा एक फारसी लैंग्वेज में लिखी गई पुस्तक है जिसे अफगानिस्तान की महाभारत के रूप में भी जाना जाता है। तो फिरदौसी जिसने शाहनामा की रचना की, उस फिरदौसी को एक टाइटल दिया जाता है, इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व के होमर के नाम से कौन से लेखक प्रचलित रहे हैं, तो फिरदौसी प्रचलित रहे हैं जो गजनवी के दरबार में रहते थे। इसके अलावा एक और लेखक आप याद रख सकते हैं, बैहाली। ये बैहाकी जो थे ये भी गजनवी के दरबार में रहते थे और इसने सुबुक्तगीन का इतिहास लिखा है जिसे तारीख ए सुबुक्तगीन के नाम से जाना जाता है। तो तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना किसने की है, तो बैहाकी ने की है। ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं। तो 4 लेखक आपको याद रखने हैं, एक उतबी, और उतबी से ये आप पॉइंट याद रख सकते हैं। इसके अलावा अल बरूनी, उसके बाद फिरदौसी और लास्ट है बैहाकी जिसने तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की है। इसके अलावा मैं एक लाइन और बता दूं कि जब
गजनवी जो है भारत आया था तो उसने कुछ सिक्के भी चलाए, जैसे संस्कृत मुद्रा लेख। उसने अपने सिक्कों पर संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग किया, एक तरफ अरबी और दूसरी तरफ जो है संस्कृत लैंग्वेज उस पर छपे होते थे। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ गजनवी ने जो है चांदी के सिक्के चलाए थे। तो ये पूछा जा सकता है कि उसने संस्कृत में लिखी हुई किस प्रकार के सिक्के चलाए, तो चांदी के सिक्के। या फिर ये पूछा जा सकता है कि उसने जब सिक्के चलाए तो उस पर किस भारतीय भाषा का प्रयोग किया, तो संस्कृत का प्रयोग उसने किया था। तो इस प्रकार से आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने कैसे तुर्क मुसलमानों का पहला आक्रमण भारत पे हुआ, किस प्रकार से गजनवी ने 17 आक्रमण किए, उसके उद्देश्य क्या थे, उसके महत्वपूर्ण आक्रमण क्या थे, और उसके दरबार में रहने वाले प्रमुख इतिहासकार या लेखक कौन थे जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी बिंदुओं को देखा। तो उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। अगले वीडियो में हम लोगों ने मोहम्मद गौरी के विषय में पढ़ेंगे, जो एक तुर्क मुसलमान था और गजनवी क्षेत्र से, गौर प्रदेश से जो शासन के रूप में यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी आक्रमण किया था, तो उसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों एडुटेरिया से जुड़ने के लिए।